नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, गुलाम भारत। गुलाम भारत, लेखक जमीर, चित्रांकन दिलीप कदम, मुरलीधर नागरे, त्रिशूल कॉमिको। बात उस जमाने की है जब भारत के लाल भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। उन्हीं जाबाज क्रांतिकारियों में कुछ कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में तो कभी नहीं आया, लेकिन उन बच्चों ने उस समय कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिनसे अंग्रेज सरकार हिल उठी थी। गुलामी के दिनों में दोस्तों, आज हमारा देश गुलाम है। देश का हर इंसान आज आज़ादी के लिए तड़प रहा है। क्रांतिकारी नेता आज़ादी पाने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। क्या हम देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हाँ दिनेश भैया, हम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हम चाहें तो गोरी हुकूमत के छक्के छुड़ा सकते हैं। उन 8 लड़कों में दिनेश ठाकुर सबसे बड़ा था। अपने दोस्तों की बातें सुनकर दिनेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शाबाश, आओ मेरे साथ, हम कहीं सुरक्षित स्थान पर चलकर बात करेंगे। वह सबको अपने घर के एक कमरे में ले आया। पहले हम सब कसम खाएं कि अपनी जिंदगी का हर पल देश की आज़ादी पर कुर्बान कर देंगे। हम कसम खाते हैं, आज से हमारी हर सांस देश की आज़ादी पर ही कुर्बान होगी। ऐसे नहीं दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज़ादी पाने के लिए हमें अपना खून बहाना पड़ेगा, अपने प्राणों तक की आहुति देनी होगी। हम तैयार हैं। हम अपने खून की हर बूंद आज़ादी की राह में बहा देंगे। तब आओ, उस जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर देश को आज़ाद कराने की कसम खाएं। हम अपनी गुलाम धरती माँ को वचन देते हैं कि गुलामी की जंजीरें अब ज़्यादा दिनों तक उसे कैद में न रख सकेंगी। या तो हम अपनी सरजमी को अंग्रेजों से आज़ाद करा लेंगे या उस पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर कसम खाने के बाद वे मेज के इर्द गिर्द बिछी कुर्सियों पर बैठ गए और अंग्रेजों को पहला झटका देने की योजना बनाने लगे। इस शहर का पुलिस कमिश्नर लॉयड हमारे देश के बहुत से क्रांतिकारियों को मार चुका है। क्यों ना हम सबसे पहले उसे ही मारकर शहीदों की मौत का बदला लें। हाँ, लॉयड को मारकर हम अंग्रेज सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मार सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं। फिर हम उसे समाप्त किस तरह करेंगे? किशन की बात सुनकर सभी लड़के सोच में पड़ गए, पर दिनेश के दिमाग में फौरन एक तरकीब आ गई। अंग्रेज लोग गुलाम रखना पसंद करते हैं, अतः हम उनके गुलाम बनकर ही उनकी जड़ें काटेंगे। हम कुछ समझे नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम अंग्रेज अफसरों के घरों में नौकरियां हासिल करेंगे। ऐसा करने से हमें कई फायदे होंगे। हम उनकी बातें भी सुन सकेंगे और मौका पाकर उनके हथियार भी गायब करेंगे। वाह, मान गए भैया तुम्हें। इस तरह हम अंग्रेज सरकार की गुप्त बातें सुनकर क्रांतिकारियों तक भी पहुंचा सकेंगे। ठीक कहते हो, हमें आज ही से नौकरी की तलाश में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस बात का पता हमारे अलावा किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे माता पिता को भी नहीं। तभी हम सफल हो सकेंगे। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद सब उठकर खड़े हो गए। हथियारों के मिलते ही हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दिनेश ठाकुर गरीब घर का लड़का था। जब उसने अपने पिता को नौकरी वाली बात बताई, ठीक है, मैं आज अपने साहब से बात करके तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। ठीक है। दिनेश के पिता का साहब एक पुलिस अफसर था। अगले दिन दिनेश के पिता ने साहब से बात की। वेल, हमने तुम्हारे लड़के को नौकरी पर रख लिया। वह हमारे घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। थैंक यू सर। सुनो दिनेश, अच्छी तरह काम करना, साहब को कोई शिकायत ना होने पाए। दिनेश इतनी जल्दी नौकरी मिलते देख खुशी से झूम उठा। मैं इसे शिकायत करने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो बापू, मैं ऐसा काम करूंगा कि साहब की तबीयत खुश हो जाएगी। वेल, हमको हम अंग्रेजों की माफ़ी की तेज लड़का चाहिए था। हम इसको अच्छी पे देगा। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। दिनेश को वहीं छोड़कर उसका पिता वहां से चला गया। उसी दिन से दिनेश ठाकुर पुलिस अफसर जैक्सन के घर काम करने लगा। अपने काम से जैक्सन और उसकी पत्नी को खुश कर दूं, ताकि दोनों मुझ पर पूरा भरोसा करने लगे। दिनेश करीब करीब घर का हर काम करने लगा। एक दिन सफाई करते समय उसे अलमारी के नीचे से एक अंगूठी मिली। वाह, यह अंगूठी मुझे इन लोगों की नज़रों में ईमानदार साबित कर देगी। इस समय जैक्सन अपनी पत्नी जैकलिन के साथ ड्राइंग रूम में बैठा एक पुलिस अफसर से बातें कर रहा था। दिनेश ठाकुर अंगूठी लेकर सीधा वहीं पहुंच गया। साहब, यह अंगूठी बड़ी अलमारी के नीचे पड़ी हुई थी। ओ माई मैरिज रिंग, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माई गॉड,
मुझे इसके खो जाने का बहुत दुख था। थैंक यू सर। तभी पास बैठा अफसर बोल उठा, तुम जानते हो इसमें कौन सा कीमती पत्थर लगा हुआ है? दिनेश फौरन समझ गया कि सामने बैठा अफसर बहुत चालाक और शक्की दिमाग का है। इसमें हीरा लगा हुआ है सर। फिर तुमने इसे गायब क्यों नहीं कर दिया? मत बताते इन लोगों को। दिनेश ठाकुर गुस्से का नाटक करने लगा। साहब, हम गरीब जरूर है पर चोर हरगिज नहीं है। यह तो हीरे की छोटी सी अंगूठी है। अगर कोहिनूर हीरा भी इसमें लगा होता तो भी मेरा मन हरगिज न डोलता। जैक्सन, यू आर अ लकी मैन। तुम्हें इतना अच्छा व ईमानदार नौकर मिला है। काश हमको भी ऐसा नौकर मिलता। जैक्सन ने फौरन खुश होकर दिनेश को इनाम दिया। हम तुमसे बहुत खुश है बॉय। लो, इसे इनाम समझकर रख लो और जाकर मौज करो। शुक्रिया साहब। दिनेश ने नोट लेकर जेब में रखा और ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वह कुछ ही कदम चल पाया था कि अंदर से आती हुई आवाज ने उसके कदम रोक दिए। हमने एक क्रांतिकारी को तोड़ लिया है। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। दिनेश फौरन दरवाजे के पास आया और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं इस समय उसी के पास जा रहा हूँ। वह मुझे अपना अड्डा और अपने साथियों के नाम पते बताएगा। अंदर होने वाली बातें सुनकर दिनेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इस पुलिस अफसर का पीछा करूंगा। दिनेश फौरन बंगले से बाहर आ गया। बाहर पुलिस अफसर की जीप खड़ी थी। ड्राइवर की नजर बचाकर वह जीप पर चढ़ गया। अब वह अफसर चाहे जहां जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर बाद वही अफसर बाहर आया और जीप पर बैठकर गद्दार क्रांतिकारी दीनदयाल के घर की ओर चल दिया। क्रांतिकारियों के अड्डे पर छापा मारने के बाद मेरी तरक्की जरूर हो जाएगी। जीप एक गली के सामने जाकर रुक गई। अफसर जीप से उतरकर गली की तरफ बढ़ गया। मुझे उस गद्दार क्रांतिकारी का घर देख लेना चाहिए। दिनेश जीप से उतरकर तेजी से गली की तरफ आया। कहीं वह नजरों से ओझल न हो जाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। दिनेश जब गली में पहुंचा तो उसने अफसर को एक दरवाजा खटखटाते पाया। वह खंबे की आड़ में हो गया। तो यह है उस गद्दार का घर। दरवाजा खुला और जब अफसर अंदर चला गया तो दिनेश भागकर दरवाजे के पास पहुंच गया। साहब, अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैंने गद्दारी की है तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। घबराओ मत, हम तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। सरकार तुम्हें ढेर सारा इनाम भी देगी। इनाम के लालच में गद्दार दीनदयाल ने पुलिस अफसर को अपना अड्डा और अपने साथियों के नाम पते बता दिए। ठीक है, मैं फौरन पुलिस फोर्स लेकर उनके अड्डे पर छापा मारता हूँ। शाम को तुम किसी समय कमिश्नर साहब के ऑफिस में आकर अपना इनाम ले जाना। जी, बहुत अच्छा साहब। उनकी बातें सुनकर दिनेश फौरन वहां से चल दिया। मुझे फौरन चलकर क्रांतिकारियों को सावधान कर देना चाहिए। सड़क पर आकर वह क्रांतिकारियों के अड्डे की ओर दौड़ पड़ा। अगर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए तो आज़ादी की आग ठंडी पड़ जाएगी। दौड़ते दौड़ते जब वह बुरी तरह थक गया तो एक पेड़ से लगकर सुस्ताने लगा, लेकिन जल्दी ही। नहीं, मुझे आराम नहीं करना चाहिए। अगर जरा सी भी देर हो गई तो पुलिस उनके अड्डे पर पहुंच जाएगी। आखिर वह क्रांतिकारियों के अड्डे पर पहुंचने में सफल हो गया। क्रांतिकारियों ने उसे देखते ही चारों तरफ से घेर लिया। आप लोग फौरन इस अड्डे को छोड़ दें। पुलिस फोर्स किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है। कौन हो तुम और तुम्हें हमारे अड्डे के बारे में कैसे पता चला? और तुम्हें कैसे मालूम कि पुलिस यहाँ आने वाली है? पूरा विवरण बताने का समय नहीं है। दीनदयाल नाम के आपके एक साथी ने एक पुलिस अफसर को यहाँ का पता और आप सबके नाम पते बता दिए हैं। क्या? उनके एक साथी ने गद्दारी की है? यह सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ गया। दीनदयाल को गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जो कुछ करना है बाद में करिएगा, पहले यह जगह छोड़ दीजिए। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है छोटे भाई। क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं? आप लोग क्रांतिकारी कहलाते हैं। जिस तरह आपके कोई नाम नहीं होते उसी तरह मेरा भी कोई नाम नहीं है। आप मुझे छोटा क्रांतिकारी कहकर पुकार सकते हैं। नकाबपोश अपने साथियों की ओर घूमा। चलो दोस्तों, हमें पुलिस के आने से पहले इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। उस गद्दार दीनदयाल से बाद में निपटेंगे। चलिए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही पुलिस अफसर फोर्स लेकर वहां पहुंच गया। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है सब लोग हमारे आने से पहले ही भाग निकले हैं। हाँ, यहाँ मौजूद सभी चीजें इस बात का संकेत दे रही हैं कि क्रांतिकारी यहाँ थे जरूर। पुलिस फोर्स को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई बात नहीं, देखता हूँ क्रांतिकारी कब तक मेरे हाथों से बचते हैं। दिनेश क्रांतिकारियों के अड्डे से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा। बेटा, तेरा दोस्त आरिफ आया था। कह गया है दिनेश आए तो फौरन मेरे घर भेज देना।
ठीक है बापू, मैं अभी जाकर उसका हालचाल मालूम करता हूँ। सुना है उसकी माँ सख्त बीमार है। दिनेश फौरन घर से निकलकर आरिफ के पास पहुंचा। क्या बात है आरिफ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? खुशखबरी सुनाने। मैंने रिवॉल्वर हासिल कर लिया है। आरिफ ने फौरन दिनेश को जेब से एक इंग्लिश रिवॉल्वर निकालकर दिखाया। पर तुझे यह मिला कहाँ से? मैंने एक अंग्रेज व्यापारी के घर नौकरी कर ली है। उसके घर एक अंग्रेज मेहमान आकर ठहरा था। मैंने उसी का रिवॉल्वर उड़ा दिया। दिनेश रिवॉल्वर को हाथ में लेकर देखने लगा। किसी को तुझ पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। फिर यदि शक किया भी गया तो बड़े नौकरों पर किया जाएगा। दिनेश आरिफ को रिवॉल्वर वापस करता हुआ बोला, इसे संभाल कर रख और सभी को खबर कर दे। आज रात 12 बजे पुरानी हवेली के पीछे पहुंच जाए। ठीक है, मैं सबको खबर कर दूंगा। उधर गद्दार दीनदयाल अपनी गद्दारी का इनाम लेने कमिश्नर के बंगले पर पहुंचा। उस समय वह अफसर भी वहां मौजूद था जिसने क्रांतिकारियों के अड्डे पर छापा मारा था। सब पकड़े गए ना साहब? लाइए, अब मेरा इनाम दीजिए। इनाम क्या खाक दूं? वहां कोई था ही नहीं। एकाएक खामोश बैठा कमिश्नर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमारे साथ डबल क्रॉस किया हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा साहब। कमिश्नर साहब को शक है कि कहीं तुमने ही तो अपने साथियों को सावधान नहीं कर दिया था। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं गद्दार दीनदयाल को अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। साहब, मैं इधर का रहा ना उधर का। साथियों से गद्दारी भी की और इनाम भी नहीं मिला। ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर मुझे अपने साथियों को सावधान नहीं करना होता तो मैं उनका पता आपको बताता ही क्यों? उसको बुरा मानते देख कमिश्नर संभल गया। तुम तो बुरा मान गए, मैं तो यूं ही कह रहा था। अपने साथियों का नया अड्डा पता करके बताओ, इस बार तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। ठीक है साहब, मैं कोशिश करूंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।